Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, Assistant Professor in History. मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने मैसूर और अवध के राज्यों को हस्तगत किए थे और आज हम लेंगे पंजाब का उत्थान एवं विलय। पहले हम लेंगे पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता और सिखों का उत्थान। मुगल शासकों के अत्याचारों का सामना करने, सिखों को एकता के सूत्र में बांधने तथा उन्हें सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने का कार्य उनके 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने किया। उन्होंने खालसा की स्थापना की, जिसका गठन प्रजातांत्रिक पद्धति पर किया गया था। 18वीं सदी के मध्य में मुगलों की केंद्रीय सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और वह पंजाब के लोगों के जान माल की हिफाजत करने में असमर्थ थी। इस समय पंजाब में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। नादिर शाह के आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था का अंत भी न हुआ था कि अब्दाली के आक्रमण शुरू हो गए। 1745 ईस्वी में सिखों ने अपने आप को 100 व्यक्तियों के छोटे छोटे दलों में संगठित कर लिया। प्रत्येक दल का एक नेता होता था और दल के सभी सदस्य नेता के आदेश का पालन करते थे। 1748 में सभी दलों ने मिलकर दल खालसा का संगठन किया। दल खालसा में सम्मिलित सभी दलों को पुनः 12 जत्थों में विभाजित किया गया, जो बाद में मिसलों के नाम से विख्यात हुए। दल खालसा ने लोगों के जानमाल की सुरक्षा का दायित्व अपने पर लिया था और इसके लिए नियमित आय की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके लिए जिस गांव की सुरक्षा का दायित्व दल खालसा अपने ऊपर लेता था, उस गांव के लोगों को अपनी आय का 1/5 भाग दल खालसा को देना पड़ता था। इसे जमींदारी प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा की शुरुआत के साथ ही सिख मिसलों के नेताओं के राजनीतिक अधिकार भी शुरू हो गए, परंतु समय के साथ सिख नेताओं में आपसी झगड़े भी उठ खड़े हुए और वे आपस में लड़ने लगे। परिणाम स्वरूप वे एक शक्तिशाली संघ की स्थापना न कर सके और आगे चलकर रणजीत सिंह को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। अब हम लेंगे महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सूकरचकिया मिस्ल के नेता महासिंह के यहाँ हुआ था। उस समय पंजाब में जो 12 मिसलें थीं, उनमें सूकरचकिया मिस्ल का प्रभाव क्षेत्र काफ़ी कम था। उनकी बौद्धिक शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया और वह अनपढ़ ही रह गए, परंतु घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र संचालन और युद्ध कला में वह पारंगत हो गए। उसने अहलूवालिया मिस्ल के फतेह सिंह से मैत्री संबंध स्थापित किए और फिर अपनी सत्ता के विस्तार में जुट गए। 1793 में जामन शाह अफगानिस्तान का शासक बना और उसकी 12 तोपें झेलम नदी के दलदल में फंस गई। रणजीत सिंह ने तोपों को निकलवा कर उसके पास पहुंचाई तो उसने प्रसन्न होकर रणजीत सिंह को राजा की उपाधि तथा लाहौर की सूबेदारी प्रदान की। अब हम लेंगे उसका रणजीत सिंह का राज्य विस्तार। उन दिनों लाहौर पर भांगी मिस्ल का अधिकार था। रणजीत सिंह ने उन्हें परास्त करके लाहौर पर अपना अधिकार जमा लिया और इस प्रकार रणजीत सिंह का प्रभाव बढ़ गया। रणजीत सिंह ने पंजाब के महाराजा की पदवी ग्रहण की और 1805 में उसने सिखों के पवित्र स्थान अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। अब वह सभी सिख सरदारों में प्रमुख सरदार हो गया और उसके नेतृत्व में पंजाब में एक नया शक्तिशाली सिख राज्य संगठित हुआ। अब हम लेंगे रणजीत सिंह और अंग्रेज़। 1806 में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह के साथ मित्रता की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया कि वे पंजाब से अपनी सेनाएं हटा लेंगे और मराठों को पंजाब में उपद्रव नहीं करने देंगे। यह वचन भी दिया गया कि जब तक रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे, तब तक वे रणजीत सिंह के राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। परंतु जब रणजीत सिंह ने सतलज पार के राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयास किया तो अंग्रेज़ चिंतित हो उठे। अतः चार्ल्स मेटकाफ नामक सुयोग्य अधिकारी को सितंबर 1808 में रणजीत सिंह से बातचीत करने के लिए लाहौर भेजा गया। फरवरी 1809 में
ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना सतलज पार की तरफ बढ़ी। सतलज पार के सिख सरदारों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया और अप्रैल 1809 में दोनों के मध्य संधि हुई, जो अमृतसर की संधि कहलाती है। अब हम लेंगे अमृतसर की संधि 1809। इस संधि की शर्तें: पहली, दोनों पक्षों ने स्थायी रूप से मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। दूसरा, पूर्व की ओर सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की सीमा निर्धारित किया गया। तीसरा, अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। चौथा, कोई भी पक्ष सतलज के किनारे पर अधिक सेना नहीं रखेगा। और पांचवा, किसी भी पक्ष द्वारा संधि की एक धारा का उल्लंघन करने पर संपूर्ण संधि को ही समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 1809 के बाद अंग्रेज़ों के साथ संबंध। अमृतसर की संधि के बाद रणजीत सिंह की मृत्यु तक दोनों के मध्य संबंध दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला है 1809 से 1831। इस समय दोनों पक्षों में सद्भावना बनी रही। 1809 से 1831 के मध्य अंग्रेज़ और रणजीत सिंह के बीच सद्भावना बनी रही। और दूसरा है 1831 से 1839, 1831 to 1839। 1831 के बाद दोनों पक्षों के मध्य कुछ समस्याएं आई। अब हम लेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और केंद्रीय शासन का प्रभाव क्षीण हो गया, क्योंकि दुर्भाग्यवश रणजीत सिंह का कोई भी उत्तराधिकारी आवश्यक योग्यता को प्रमाणित न कर पाया। राज्य के प्रमुख सरदारों और अधिकारियों ने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुचक्र, षड्यंत्र और हत्याओं का सहारा लिया तथा सिख सेना को आर्थिक सुविधाएं एवं प्रलोभन देकर उसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। अतः सेना को राजनीति पर हावी होने का अवसर प्राप्त हो गया। जब सिख राजनेता सेना के अनियंत्रित प्रभाव से दुखी हो गए तो उन्होंने सेना की शक्ति कमज़ोर बनाने का षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र का ध्येय था सिख सेना को अंग्रेज़ों से भिड़ाकर परास्त करवाना। इसी षड्यंत्र के फलस्वरूप प्रथम सिख युद्ध शुरू हुआ। तो पहले हम ले रहे हैं प्रथम सिख युद्ध के कारण। पहला है रणजीत सिंह के कमज़ोर उत्तराधिकारी। रणजीत सिंह के 7 पुत्र थे और उनमें से प्रत्येक महाराजा बनने का स्वप्न देखा करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा। यद्यपि उसके भाई शेर सिंह ने अंग्रेज़ों से सांठगांठ करके गद्दी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। शेर सिंह एक अयोग्य शासक था, वह राज्य की बिगड़ती स्थिति को न संभाल सका। उधर अंग्रेज़ों ने भी सिख राज्य को कमज़ोर बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया। रणजीत सिंह के कमज़ोर और अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण राज्य की शक्ति और समृद्धि शने शने समाप्त होती जा रही थी और उधर अंग्रेज़ पंजाब को हथियाने को तैयार बैठे थे। दूसरा कारण है सरदारों का आपसी संघर्ष। सिख राज्य की बिगड़ती हुई स्थिति के लिए राज्य के प्रमुख सरदारों का आपसी संघर्ष और सेना का बढ़ता हुआ प्रभाव काफ़ी अंश तक जिम्मेदार थे। सरदारों के आपसी संघर्ष के कारण अनेक योग्य नेताओं को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। नेक्स्ट तीसरा कारण है सिख सेना का राजनीति में प्रवेश। रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख सेना अपने शासक के प्रति निष्ठावान रही, परंतु उसके कमज़ोर उत्तराधिकारी के शासनकाल में सिख सेना प्रशासन पर हावी होती गई। अब स्वयं सेना ने अपनी एक खालसा पंचायत बना ली और उसी के द्वारा अपने निर्णय स्वयं करने लगी। इससे सेना पर महाराजा और उसके मंत्रियों का प्रभाव समाप्त हो गया। सेना ही शासन का प्रमुख स्तंभ बन गई। कुछ सरदारों को सेना का प्रभाव पसंद नहीं आया और उन्होंने सेना की शक्ति को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को सतलज पार करने को उकसाया और सिख युद्ध की शुरुआत हुई। अब चौथा कारण है
अंग्रेजों की नीति। रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आ गया और वह पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने का स्वप्न देखने लगे। फरवरी 1840 में ही ऑकलैंड ने सिखों से लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, परंतु चूंकि अभी तक सिख सरदारों ने अंग्रेज़ों के प्रत्येक आदेश का पालन किया था, अतः अंग्रेज़ों के पास लड़ाई छेड़ने का कोई बहाना नहीं था। अंग्रेज़ चाहते थे कि पंजाब में ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे उनके आक्रमण का औचित्य सिद्ध हो सके। तदनुसार उन्होंने स्वार्थी सरदारों से साठगांठ करके कूच चक्र रचने शुरू किए। तो ये थे युद्ध के कारण। अब हम लेंगे युद्ध का आरंभ। नवंबर 1845 में अंग्रेज़ों ने लुधियाना के निकटवर्ती 2 गांवों पर अचानक अधिकार कर लिया। ये दोनों गांव सिख राज्य के अधिकार में थे। इसके तुरंत बाद गवर्नर जनरल हार्डिंग भी सतलज की तरफ बढ़ने लगा। 7-8 दिसंबर को हार्डिंग ने मेरठ, अंबाला आदि स्थानों में तैनात अंग्रेज़ी सेना को फिरोजपुर पहुंचने के आदेश प्रसारित कर दिए। अंग्रेज़ी सेना की इन गतिविधियों ने सिख सेना को उत्तेजित कर दिया। 11-12 दिसंबर को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया और हार्डिंग ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य पहली टक्कर 18 दिसंबर 1845 के दिन फिरोजपुर के निकट मुडकी स्थान पर हुई। सिख सेना को पीछे हटना पड़ा, परंतु उन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 21 दिसंबर को फिरोजपुर स्थान पर दूसरा युद्ध लड़ा गया। सिखों ने अंग्रेज़ों के आक्रमण को विफल बना दिया। उनके तोपखाने ने अंग्रेज़ों के हौसले पस्त कर दिए थे। यदि इसी समय सिख सेना को युद्ध का आदेश दिया गया होता तो अंग्रेज़ों की पराजय निश्चित थी, परंतु विश्वासघाती नेताओं ने उन्हें इतना समय दे दिया कि वे लोग गोला और बारूद एकत्र करके अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। फिर भी 21 जनवरी 1846 को दोनों पक्षों के मध्य अलीवाल बुधवाल नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज़ों की पराजय हुई। 10 फरवरी 1846 को सोबराय नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जो अंतिम युद्ध था जिसमें सिख सेना की पराजय हुई। इससे अंग्रेज़ी सेना का सम्मान भी बच गया। 13 फरवरी को ब्रिटिश सेना ने सतलज को पार किया और 20 फरवरी को लाहौर पर उसका कब्जा हो गया। सिखों को विवश होकर संधि करनी पड़ी, जो कि लाहौर की संधि के नाम से जानी जाती है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846।